O65 हिंदी अध्याय 321 जिल को देखना। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, मैंने जमीन पर पीले चेहरे के साथ पड़े 3 लोगों से कहा। उनमें से 3 के पेट में एक छोटा सा जला हुआ छेद देखा जा सकता था, जिसमें से खून का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझसे लड़ाई हारने के बाद वे चले जाना चाहते थे। उन्होंने दूसरों की तरह माफी भी नहीं मांगी। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत उन पर अग्नि प्रहार शुरू कर दिया, जिसमें सूर्य अग्नि की शक्ति थी। अग्नि बोल्टों को कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ और अग्नि बोल्ट सीधे उनके शरीर में घुस गए। दर्द महसूस करने के बाद ही उन्होंने मुझे अपना सारा सामान दे दिया। यह उनके लिए बहुत अच्छा था कि मैं दयालु था और मैंने उनके पहने हुए सामान नहीं लिए। मैंने सीमा की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में मुझे कई राक्षसों और डाकुओं का सामना करना पड़ा। सीमा तक पहुंचने में मुझे अपेक्षा से अधिक समय लगा, क्योंकि मुझे अपेक्षा से अधिक संख्या में डाकुओं का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डाकुओं को लूटने में बहुत मजा आया। बात सिर्फ इतनी है कि सीमा तक पहुंचने में मुझे 18 घंटे लग गए। इसे पार करने के बजाय मैंने एक शिविर स्थापित करने और सोने का निर्णय लिया। मैं अगले दिन जब जागूंगा तो तरोताजा और आराम महसूस करूंगा और सीमा पार करूंगा। अगली सुबह दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने अपनी यात्रा फिर शुरू की। अपना सामान पैक करने के बाद मैं सीमा की ओर चलता हूं, जो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। सीमा पार करते हुए मैं क्षेत्र 5 में आ गया। मैं जंगल में प्रकट हुआ। ठीक उसके बगल में 2 विशेषज्ञ अवस्था राक्षस लड़ रहे थे। मुझे अचानक प्रकट होते देख वे तेजी से भाग गए, इस बात की परवाह किए बिना कि वे किस भीषण लड़ाई में लड़ रहे थे। अपने स्थान की पुष्टि करने के बाद मैं उस सीमा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जो मुझे क्षेत्र 1 की ओर ले जाएगी। क्षेत्र 1 से क्षेत्र 5 की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां से कोई भी क्षेत्र 1 से क्षेत्र 5 तक जा सकता है। जैसे जैसे मैं सीमा की ओर बढ़ा, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी डाकू मेरे सामने नहीं आया था, क्योंकि पिछले 4 क्षेत्रों में मैं हर घंटे कम से कम एक डाकू समूह के सामने आया था। लेकिन अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कोई डाकू दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपने जैसे अकेले यात्री से इसके बारे में पूछा तो मुझे इसका कारण शीघ्र ही पता चल गया। पता चला कि टॉप संगठन की टीमें पूरे क्षेत्र 5 में चक्कर लगा रही हैं, कुछ छद्मवेश में, जबकि अन्य खुलेआम केवल एक ही लक्ष्य के साथ, डाकुओं को जड़ से उखाड़ना। वे अपने सामने आने वाले किसी भी डाकू को मार देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि वे डाकू जो केवल लूटपाट करते थे, हत्या नहीं करते थे, उन्हें भी वे बेरहमी से मार देते थे। संगठनों की इन कार्रवाइयों ने डाकुओं के दिलों में भय पैदा कर दिया था। यही कारण है कि मुझे क्षेत्र 5 में कोई डाकू नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर मैं तुरंत अपना मुखौटा उतार देता हूं, ताकि मैं डाकू के रूप में गलत पहचान न जाऊं। जब मैं क्षेत्र 5 में यात्रा कर रहा था तो मुझे वास्तव में कोई डाकू नहीं मिला। मैं आसमान में दौड़ रहा था जब मैंने अपने से थोड़ी दूर पर शोरगुल सुना। शोरगुल से ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का एक समूह लड़ रहा हो। पहले तो मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जल्द ही मैंने सोचा कि क्षेत्र 1 में पहुंचने के बाद मुझे अपने तंबू में ही बंद रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता 3 दिन में खुलेगा। तो मैं भी इस लड़ाई को देख सकता हूं और मनोरंजन कर सकता हूं, मैंने सोचा और उस जगह की ओर भाग गया। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, मैंने पाया कि लोगों का एक समूह आपस में लड़ रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि मैं 2 लोगों को जानता था जो लड़ रहे थे। जिल और उसका भाई विलियम, वे दोनों अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ उग्र रूप से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं पहले ये देखना चाहता था कि जिल और उसका भाई कैसे लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया कि वे सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि यह सामान्य मुकाबला नहीं है, क्योंकि वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने की परवाह नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संगठनों के बीच लड़ाई थी, क्योंकि जिल और संगठन के सदस्यों ने शीर्ष 7 संगठनों में से एक, बाइंडिंग लोड्स के सदस्यों के साथ लड़ाई की थी। वे 18 लोग हैं, प्रत्येक टीम से 9 लोग। मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने ऊपर से लड़ाई देखी, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की लड़ाई की शक्ति बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा था कि सभी 18 लोगों के पास नियम की शक्ति थी, और जब मैं करीब गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि सभी 18 लोग स्तर 2 नियम की शक्ति का उपयोग कर रहे थे। जागृति भूमि से अपनी पूरी यात्रा में मैं केवल 2 लोगों से मिला जिन्होंने स्तर 2 नियम को समझा था, लेकिन यहाँ सभी 18 लोगों ने स्तर 2 नियम को समझ लिया है। नीचे की लड़ाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी लीग ऑफ हीरोज में लड़ाई देख रहे हैं। सभी ने जो हमला किया वह सामान्य लेफ्टिनेंट स्टेज को मारने के लिए अत्यधिक विनाशकारी था, और वे सिर्फ सामान्य चालें थीं।
यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि अगर मैं इस लड़ाई में शामिल हो जाऊं तो क्या मैं इस लड़ाई से बिना किसी नुकसान के बाहर आ पाऊंगा, क्योंकि इसमें लड़ने वाले लोगों का स्तर इतना ऊंचा है कि वे सभी अपने हर हमले में लेवल 2 नियम की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। लड़ाई को अच्छी तरह देखने के लिए मैं एक छोटी पहाड़ी पर उतरा, जहां लोगों का एक समूह लड़ाई देख रहा था। किसी भी तरह के हमले से सावधान रहना, ये लोग दूसरों का ख्याल नहीं रखते। मेरे बगल में खड़े लड़के ने लड़ाई को देखते हुए चेतावनी दी। पहले तो मैं उसकी चेतावनी से थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल मुझे उसकी बात समझ में आ गई। नीचे दिए गए इन लोगों के हमलों में नियम शक्ति का समावेश है, जो उन्हें सामान्य हमलों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली बनाता है। कोई भी आवारा हमला आसानी से उन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार भी सकता है जो देख रहे हैं, यदि वे सावधान नहीं हैं। जो लोग नीचे लड़ रहे हैं वे ज्यादातर मास्टर स्तर पर हैं, लेकिन उनमें से कुछ साजन स्तर पर हैं, जैसे जिल। युद्ध के मैदान के आसपास काफी विनाश हुआ है, पेड़ टूटकर गिर गए हैं और जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन लोगों को लड़ते देखना मेरे लिए आंख खोलने वाला अनुभव है, क्योंकि यहाँ मौजूद अधिकांश लोग न केवल अपने आक्रामक कौशल में अपनी नियम शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे, बल्कि उनमें से कुछ लोग इसे अपने बचाव में भी उपयोग करने में सक्षम थे। हालांकि वे उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैंने यादों में देखा था, लेकिन वे मेरी कल्पना से बेहतर हैं। यहाँ केवल प्रतिभा ही एकमात्र चीज नहीं हो सकती, नियम शक्ति का इतना अच्छा उपयोग करने के पीछे कुछ रहस्य अवश्य होंगे। ऐसा लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। टकराना। एक और जोरदार धमाका सुनकर मेरे बगल में बैठे लोग थोड़ा कांप उठे। यह एंडी एक राक्षस है। अगर थंडरगॉड के एरिना की यह लड़की उसे मुश्किल से नहीं रोकती, तो वह अकेले ही इस पूरी लड़ाई को खत्म कर सकता था। हाँ, यदि यह सुंदरता न होती तो थंडरगॉड्स के लोग बहुत पहले ही ये लड़ाई हार गए होते। पीक लेवल 2 रूल्स वास्तव में कुछ खास हैं, सामान्य लेवल 2 उनकी तुलना नहीं कर सकता। थंडरगॉड के एरिना की यह सुंदरता केवल लेवल 2 रूल के साथ पीक लेवल 2 रूल के खिलाफ बचाव करने में सक्षम है। उल्कापिंड का नियम बनाम गति का नियम। वे जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह जिल है, क्योंकि उसकी लड़ाई सभी लड़ाइयों में सबसे अद्भुत है। 50% से अधिक लोग उसे एंडी नामक एक लड़के के साथ लड़ते हुए देखते हैं। जिन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वे जिल और एंडी नाम का लड़का है। इन दो लोगों की लड़ाई सबसे विनाशकारी और आश्चर्यजनक है। जिल ने गति के नियम को समझ लिया था, जो स्पष्ट रूप से उसकी धुंधली गति को दर्शा रहा था, और उसकी प्रतिद्वंद्वी ने उल्कापिंड के नियम को समझ लिया था, जो शीर्ष स्तर 2 नियम है। दोनों इतनी तेज गति से लड़ रहे हैं कि बहुत कम लोग उनकी चाल देख पाते हैं, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज है। जब भी वे जाते हैं विनाश लेकर आते हैं, और कई लोग उनके हमलों से गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। सभी लोग उनकी लड़ाइयों के प्रति सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अगली बार वे कहां दिखाई देंगे और वे आवारा हमलों से घायल हो सकते हैं। जैसा कि लोगों ने कहा है, नीचे चल रही लड़ाइयां लीग ऑफ हीरोज के स्तर की हैं, और जिल और एंडी के बीच जो लड़ाई हो रही है वह लीग ऑफ हीरोज के फाइनल मैच से भी बेहतर है। मैंने नायकों की कई लीगों के मैच देखे हैं और मुझे नहीं लगता कि वहां किसी ने भी रूल की शक्ति का प्रयोग किया हो, और यह बात नीचे हो रही लड़ाइयों की तुलना में काफी नीरस है। यहाँ लोगों का हर कदम शासन की शक्ति से भरा हुआ है, और इतनी दूरी पर भी उस शक्ति को महसूस किया जा सकता है। वर्तमान में जिल और एंडी के बीच लड़ाई पूरी गति से चल रही है, जिसमें एंडी हमला कर रहा है जबकि जिल उन्हें चकमा दे रही है। एंडी मेरी ही उम्र का दिखता है, लेकिन वह लंबे कद और आकर्षक लुक से सुशोभित है, और वह अपने हथियार के रूप में गॉन्टलेट्स का उपयोग कर रहा है, जो उसके रूल ऑफ स्टेरॉइड के साथ उपयोग करने के लिए एकदम उपयुक्त है। क्षुद्रग्रह का नियम शीर्ष स्तर 2 नियम है, जो उल्कापिंड के नियम 1 स्तर 1 नियम से उत्पन्न हुआ है। उल्कापिंड का नियम भी स्तर 2 के नियमों में सबसे अच्छे आक्रामक नियमों में से एक है, क्योंकि इसमें गति और अपार शक्ति दोनों थी, जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। यदि जिल ने गति के नियम को समझ लिया होता और वह बमुश्किल उसे नियंत्रित कर पाती, तो मुझे नहीं लगता कि जिल की टीम में कोई अन्य 3 लोग एंडी को रोक पाते। मैं तो यहां तक कहने का साहस करता हूं कि एंडी अकेले ही सभी 8 लोगों को हरा सकता था यदि जिल ने उसे नहीं रोका होता। ये पीक लेवल 2 नियम कितना भयानक है। पीक लेवल 2 नियम और लेवल 2 नियम के बीच एक बड़ा अंतर है, और जिल एंडी को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसका कारण यह है कि स्पीड के नियम की उसकी समझ वास्तव में बहुत अधिक है। गति के नियम के बारे में उसकी समझ संभवतः मेरे सूर्य अग्नि के नियम के समान ही है, जो मूल अवस्था के मध्य स्तर तक आधी पहुंच चुकी है, जबकि एंडी की समझ मुश्किल से निम्न स्तरीय मूल अवस्था तक पहुंच रही है। नियम समझ में अंतर ही वह कारण था जिसके कारण जिल एंडी से लड़ने में सक्षम थी।
मैं काफी हैरान हूं जब मैंने जिल की स्पीड के नियम की समझ को मापा। सनफायर के नियम की सारी समझ मैंने एशलिन से छापी थी। ये वह नहीं था जो मैंने समझा था। हत्या का नियम जो मैंने समझा था वह केवल बैक चरण के निम्न स्तर तक ही पहुंच पाया क्योंकि मैंने स्वप्न का अनुभव किया था, अन्यथा मेरी समझ एंडी के समान स्तर पर होती। यह एंडी एक स्वाभाविक लड़ाकू है। वह हर मौके का फायदा उठाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जिल पर घातक हमला करने के लिए। यदि हम समान रूप से प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते तो यह मुकाबला बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। टकराना। एंडी ने अपने रास्ते में आए एक और बड़े पत्थर को नष्ट कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उस पर कुछ लोग खड़े थे। लोग भाग्यशाली थे कि उनके पास बचाव के लिए पर्याप्त समय था, जबकि कुछ मिनट पहले तक लोगों के पास बचने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था और वे एंडी के हमले से काफी बुरी तरह घायल हो गए थे। एंडी आसानी से अपने हमलों को मोड़ सकता था, ये देखकर कि जिल ने उसे चकमा दे दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जबकि वह जानता था कि लोग उस पर खड़े थे। उसने उस चट्टान को कुचल दिया था और जिल का पीछा करते हुए उसके पार चला गया था और आक्रामक कौशल की एक और बौछार शुरू कर दी थी जिसका इन लोगों के पास कोई अंत नहीं है। सामान्य लोगों में अधिकतम 5 से 8 कौशल होते हैं, जिनमें आक्रामक कौशल, रक्षात्मक कौशल, गति प्रकार का कौशल, शक्ति प्रकार का कौशल शामिल है और यदि सौभाग्य से उनके पास कुछ संकर कौशल हैं, तो उनके पास एक से अधिक आक्रामक या रक्षात्मक कौशल हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों की कोई सीमा नहीं है। उनके पास इतने सारे कौशल हैं कि कोई भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता है और उनके पास न केवल कई आक्रामक और रक्षात्मक कौशल हैं, बल्कि उनके पास अन्य कौशल भी पर्याप्त मात्रा में हैं। उनके शस्त्रागार में कौशल की इतनी अधिक मात्रा के कारण उनसे लड़ना सचमुच मुश्किल हो जाता है और कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि उसका प्रतिद्वंद्वी अगली बार किस प्रकार के कौशल का उपयोग करेगा। यह आपके लिए सुपर एलीट है। वे अपने संगठन के वॉल्ट में 90% कौशल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और केवल उन विशेष 10% दुर्लभ और शक्तिशाली कौशल के लिए भुगतान करना होगा। जिल और एंडी दोनों ही सार्जेंट स्तर के शीर्ष स्तर पर हैं और उन्हें एक के बाद एक मध्य स्तरीय कौशल का उपयोग करते हुए देखकर मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि सुपर एलीट द्वारा सार्जेंट स्तर के शीर्ष स्तर पर मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल का उपयोग करने में सक्षम होने की अफवाह वास्तव में सच लगती है। आमतौर पर किसी को मध्य स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल में महारत हासिल करनी होती है, तभी वे अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं, लेकिन सुपर एलीट उन्हें बिना किसी कठिनाई के उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इतनी आसानी से मध्य स्तर के कौशल का उपयोग करते हुए देखकर मुझे आशा है कि जब मैं शीर्ष स्तर के सार्जेंट स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं भी उनकी तरह आसानी से मध्य स्तर के कौशल का उपयोग कर सकूंगा, क्योंकि मैं सुपर एलीट से ज्यादा अलग नहीं हूं। एकमात्र काम जो मुझे करना होगा वह है अपने स्रोत में पर्याप्त मात्रा में निडर ऊर्जा को मिलाना। जिल की लड़ाई देखने के बाद मैंने अपनी नज़र अन्य मुकाबलों पर लगा दी। जिल की तरह उसका भाई भी लड़ाई लड़ रहा है और उसकी तरह उसने भी लेवल 2 नियम को समझ लिया है। उनका नियम अजीब है। उनका नियम आइस नियम का एक मजबूत रूपांतर प्रतीत होता है जो कि एक शीर्ष स्तर 3 नियम है, लेकिन विलियम्स नियम एक स्तर 2 नियम है। उसका नियम बर्फ के नियम से कहीं अधिक ठंडा लगता है। ऐसा लगता है कि यदि कोई इस नियम से छू जाए तो उसके लिए एकमात्र विकल्प जीवित आइसक्रीम को पलटना होगा। यह न केवल सामान्य आइस रूल से अधिक ठंडा है, बल्कि इसमें मिष्टी गुणवत्ता भी प्रतीत होती है, जिसके कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी का पूरी तरह से मुकाबला करता हुआ प्रतीत होता है, जिसने शक्ति के नियम को समझ लिया था। मैंने मुकाबलों पर नजर डाली और देखा कि अन्य नियम किस प्रकार काम करते हैं। अधिकांश नियमों को मैं पहचानने में सक्षम था, लेकिन कुछ मेरे लिए पूरी तरह से अज्ञात थे। रूल ऑफ गोल्ड की तरह मेटल रूल का एक शक्तिशाली रूपांतर। इसमें काफी अच्छी आक्रामक शक्ति थी, खासकर जब काटने और काटने की बात आती थी। पहले तो मैं उस नियम को पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरे बगल में बैठी लड़की ने मेरे पूछने पर मुझे बता दिया। मुकाबले बिना रुके जारी रहे और कोई भी इतनी अच्छी लड़ाई देखकर निराश नहीं हुआ, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। जब मैं लड़ाई देख रहा था तो मुझे तीव्र खतरे का आभास हुआ, लेकिन मैंने देखा कि जिल और एंडी हमारे बहुत करीब थे। एंडी ने अपना कौशल सक्रिय किया और 2 सुनहरे भूरे रंग की विशाल मुट्ठियां उसके सामने प्रकट हुईं और जिल पर हमला कर दिया, जिसने समय रहते उन्हें चकमा दे दिया था। जैसे ही जिल ने उन विशाल सुनहरे भूरे रंग की मुट्ठियों को चकमा दिया, वे पहले हमारी ओर आई और उनकी गति इतनी तेज थी कि शायद ही किसी को ऐसा करने का मौका मिलता। मेरे बगल में खड़े लोग बड़े सुनहरे भूरे रंग के मुठों को अपनी ओर आते देख बहुत डर गए। उन सभी ने पहाड़ी से दूर जाने के लिए सभी प्रकार के कौशल और कलाकृतियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लिए इस हमले से बचना बहुत कठिन था।
चूंकि यह हमला एस्टेरॉइड के नियम से प्रभावित है, जिसकी आभा लोगों को एक क्षण के लिए स्तब्ध कर सकती है, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारी ओर कितनी तेजी से आ रहा है, इसलिए उनके लिए इस हमले से बचना बहुत कठिन होगा, भले ही वे अपनी पूरी कोशिश कर लें। यदि मैं अपनी गति कौशल में सनफायर को घायल कर दूं तो मैं इस हमले से आसानी से बच सकता हूं, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे बगल के लोग बुरी तरह घायल हो जाएंगे। उनमें से कुछ की तो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एंडी ने अपनी पूरी शासन शक्ति उस हमले में लगा दी थी। केवल ये लोग ही नहीं, नीचे लड़ रहे लोग भी यदि इस हमले में बुरी तरह घायल हो जाते। ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों का उद्धारक बनना होगा। माइकल, जिल चिल्लाई जब उसने बड़ी सुनहरी भूरी मुट्ठियों को मेरी ओर आते देखा। मेरी ओर आ रही मुट्ठियों की परवाह किए बिना मैं उसकी ओर बेफिक्री से मुस्कुराया। मेरी उदासीन मुस्कान के बावजूद मैं देख सकता था कि वह मुझे बचाने के इरादे से पूरी गति से मेरी ओर आ रही है। ये देखकर एंडी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने एक बार फिर हमला कर दिया। उसने अपने हमले की पूरी तरह से गणना की और मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि जिल की गति के साथ वह मुझ पर आने वाले इन प्रहारों को रोकने में सक्षम थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो एंडी के दूसरे हमले से वह घायल हो जाती। ये जानते हुए भी कि अगर वह मुझे बचाने आए तो एंडी के हमले से वह घायल हो जाएगी, वह नहीं रुकी, बल्कि उसने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। गंभीर रूप से घायल होने की उच्च संभावना के बावजूद जिल को मुझे बचाने के लिए आते देख मेरा दिल खुश हो गया और साथ ही मेरे दिल में एंडी के लिए गुस्सा भी आया। उस क्षण मैंने सनफायर की सारी शक्ति को अपने गति कौशल और अपनी तलवार में समाहित कर लिया। ये पहली बार है जब मैं सनफायर की पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। अब तक मैंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने इसका 45% से अधिक उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह मेरे दुश्मनों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन एंडी की ऐसी घृणित हरकतें देखकर मेरा दिल उबल रहा है। एंडी को एक अच्छा सबक सिखाने की इच्छा है। सूर्य की आग की शक्ति और मेरी गति कौशल के कारण मैं धुंधला हो गया और उन बड़ी सुनहरी भूरी मुट्ठियों की ओर बढ़ने लगा जो मेरी ओर आ रही थी। बड़े सुनहरे भूरे रंग की मुट्ठियों के काफी करीब पहुंचने के बाद मैंने उस पर अपनी तलवार घुमाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि मैं भी उसे बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था। जैसे ही मेरी तलवार ने पहली बड़ी सुनहरी भूरी मुट्ठी को छुआ, वह बिना प्रतिरोध किए अचानक वाष्पित हो गई। एक क्षण वह वहां थी, अगले ही क्षण वह पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने किसी भी चीज का इंतजार नहीं किया और हमारी ओर आ रहे सभी बड़े मुट्ठों पर अपनी तलवार घुमाई, जिससे पहाड़ी की ओर आने वाले सभी हमले प्रभावी रूप से विफल हो गए। जब मैं पहाड़ी पर हमला कर रहा था तो मुझे रूल के लिए एक छोटा सा कंपन महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो पाता कि यह क्या था, यह तुरंत गायब हो गया। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिल की ओर घातक हमला हो रहा है। मैं फिर से धुंधला हो गया और जिल की ओर आ रहे हमले की ओर तेजी से बढ़ा। मैं उस हमले के सामने आया और अपनी तलवार मुट्ठियों पर घुमाई। मेरी तलवार के प्रत्येक झटके के साथ कई मुट्ठियां वाष्पित होकर नष्ट हो गईं। जब मैंने अपना हमला समाप्त किया और जिल की ओर हल्की सी नजर डाली तो पाया कि वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित और सदमे में थी। उसके प्यारे सुंदर चेहरे ने मेरी शक्ति को देखकर एक पूर्णोह का निर्माण किया है। मुझे बाद में उसे चिढ़ाने के लिए उसके चौंकाने वाले तथ्य की एक तस्वीर लेना अच्छा लगता, लेकिन पहले मैं इस एंडी को एक छोटा सा सबक दूंगा। एक बार फिर धुंधली दिशा में मुड़ते हुए मैं उसकी ओर बढ़ी और मुझे अपनी ओर आते देख वह तैयारी कर रहा था और मुझ पर हमला करने वाला था, क्योंकि उसकी दोनों मुट्ठियां लाल ऊर्जा से भरी हुई थीं। मैं उसकी मुट्ठी को अपनी ओर आते देख मुस्कुराया और अपनी तलवार से उसकी मुट्ठियों पर हमला किया। जैसे ही हमारे हथियार टकराने वाले थे, मैंने अपने हमलों की शक्ति को 30% तक कम कर दिया। अगर मैंने सनफायर की सभी नियम शक्ति का उपयोग किया होता तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या वह इसे सहन कर पाएगा या नहीं, और अगर वह मेरे हमले से मारा गया तो मैं वास्तव में बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा। जैसे जैसे हमारे हथियार करीब आते गए, मैं एंडी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनती हुई देख सकता था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह अपने हमले को लेकर काफी आश्वस्त है। यदि उसे मेरे हमले की असली ताकत का पता होता तो वह इतना आश्वस्त नहीं होता। टकराना। उसकी मुट्ठी और मेरी तलवार टकराए और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इतना ही नहीं, हमारी टक्कर से जो आघात तरंग उत्पन्न हुई, उससे हमारे करीबी लोग भी एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। धमाका। एक क्षण के लिए जब हमारे हथियार टकराए तो हम दोनों स्थिर पड़े रहे, लेकिन अगले ही क्षण एंडी ने रॉकेट की तरह वार किया और पेड़ से टकराया, जिससे उस पर मानव आकार का छेद हो गया।
दुर्घटना के बाद वह लगातार खून की उल्टियां करता रहा। यदि उसके संगठन का कोई सदस्य तुरंत आकर उसे औषधि नहीं पिलाता तो वह वहीं पड़ा रहता और खून की उल्टियां करता रहता। उसे इस तरह देखकर मेरी सांस रुक गई। भगवान का शुक्र है कि मैंने आखिरी समय में अपने हमले की शक्ति आधी कर दी थी। अगर ऐसा न होता तो वह निश्चित रूप से पूरी शक्ति से मारा जाता और उसका संगठन मेरे लिए अंतहीन मुसीबतें लेकर आता, यहाँ तक कि इस दायरे से बाहर निकलना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता। माय तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो माइकल, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी अन्यथा मैं तुम्हारे द्वारा गंदगी में पीछे रह जाऊंगी, एक महिला जैसी आवाज में कहा और उसने मुझे हल्के से गले लगा लिया। मेरे साथ मजाक मत करो जिल, अगर तुमने अपना सब कुछ दे दिया होता तो तुम आसानी से उससे निपट सकती थी, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। मेरी फुसफुसाहट सुनकर वह एक क्षण के लिए अकड़ जाती है, फिर गले से छूट जाती है। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान है लेकिन उसके अंदर विस्मय छिपा है। यह मेरी ताकत को देखकर आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि मुझे उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास है। जब मैं पहले उन सुनहरे भूरे रंग की मुट्ठी पर हमला कर रहा था तो मैंने उसमें बहुत ही मिनट नियम उतार चढ़ाव महसूस किया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जिल ने दूसरे नियम को समझ लिया था, जो उसकी गति के नियम से अधिक शक्तिशाली है। वह संभवतः मुझे बचाने के लिए नियम की उस शक्ति का उपयोग करती, लेकिन ये देखकर कि मैं खतरे को विफल करने में सक्षम हूं, उसने तुरंत उस शक्ति को वापस ले लिया। अब मैं वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या मैं जिल को हरा सकता हूं या नहीं। नियम में उतार चढ़ाव को महसूस करने से पहले मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जिल को हरा सकता हूं, लेकिन उस कार्य को महसूस करने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि एक नियम की शक्ति मेरे सिनफायर के नियम से कम नहीं है। ठीक है, मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा, जिससे उसके चेहरे पर उसकी हमेशा की तरह चमकदार मुस्कान आ गई। आपको वैसे भी मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, उसने कहा और कुछ कहने ही वाली थी कि हमने एंडी और उसके संगठन के कुछ सदस्यों को हमारी ओर आते देखा। मैंने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे जिल का भाई विलियम था। केवल वही नहीं, उसके बगल में संगठन के कुछ लोग भी थे। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? एंडी ने जोर से कहा और मेरे करीब आ गया। तुमने मुझ पर हमला किया, मुझे जवाब देना था, मैंने कहा। मेरे जवाब ने उसे कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। मैंने तुम पर हमला नहीं किया, तुम जिल के साथ मेरी लड़ाई के बीच में आए, एंडी ने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए कहा। उसकी उंगली को अपनी ओर उठता देख मैं सचमुच उसे काटना चाहता था और शायद यह महसूस करते हुए कि मैं हमला कर सकता हूं, उसने जल्दी से अपनी उंगली वापस ले ली। मैं उसके प्रश्न का उत्तर देने ही वाला था कि इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता जिल सामने आ गई। एंडी, तुमने पहले मेरे दोस्त पर हमला किया और सभी ने इसे देखा, है ना? उसने पूछा और एक सुंदर लड़की द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर सभी ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, देखिए, हर कोई यहाँ कह रहा है, अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो मैं अपने दोस्त से आपके साथ दोबारा लड़ने के लिए कह सकता हूँ, जो भी लड़ाई जीतेगा वह सही है। उसकी बात सुनकर एंडी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह गुस्से से वहां से चला गया, लेकिन इस क्षेत्र से चले जाने के बाद उसने मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। उसकी चिंता मत करो, वह तो सिर्फ भौंकना जानता था। जिल ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि एंडी दूर से भी उसे सुन सकता था। एंडी ने ये सुना और कुछ देर के लिए उसकी चाल थोड़ी स्थिर हो गई, फिर वह अपने मित्र के साथ सामान्य रूप से चलने लगा। माइकल, तुम्हारा नियम बहुत शक्तिशाली है, तुमने कौन सा नियम समझा? जिल के भाई विलियम ने पूछा। विलियम जिल से दूर लड़ रहा था, इसलिए उसे मेरी नियम शक्ति को महसूस करने का मौका नहीं मिला। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे नियम को जानने में दिलचस्पी रखता है, अन्य लोग भी इसमें रुचि रखते हैं। सिनफायर, मैंने कहा कि मैं कुछ तेज सांसें सुन सकता था, जैसा कि मैंने उल्लेख किया। वे सभी अपने संगठनों के सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सभी सुपर एलीट हैं और उन्होंने लेवल 2 नियम को समझ लिया है, लेकिन वे अभी भी यह जानकर हैरान थे कि मैंने पीक लेवल 2 नियम को समझ लिया है। सिनफायर का शासन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस घमंडी कमीने एंडी को एक ही वार में हरा पाए। विलियम ने प्रसन्नतापूर्वक मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। आप क्षेत्र 1 में जा रहे हैं, है ना? जब मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो जिल ने पूछा। मैंने उसके प्रश्न पर सिर हिला दिया। आप हमारे साथ आ सकते हैं, हम भी क्षेत्र 1 में जा रहे हैं, जिल ने कहा, ये देखते हुए कि उनके साथ जाने में कोई कठिनाई नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद हम लोग क्षेत्र 5 की सीमा के लिए एक साथ रवाना हो गए। तुम लोगों ने बाइंडिंग लोड्स वालों से लड़ाई क्यों की? मैंने जिल से पूछा। आमतौर पर संगठन और गणतंत्र एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उनके बीच शायद ही कभी संघर्ष होता है।
ओह, ये तो सामान्य मुकाबला है। कल हमने क्रिस्टल नाइट्स के साथ मुकाबला किया था। जिल ने जवाब दिया। मेरे चेहरे पर अभी भी थोड़ा भ्रम देखकर उसने पूरी बात समझाने का फैसला किया। पता चला कि एक सप्ताह पहले जब वे जागृति मैदान से लौटे थे तब से वे प्रतिदिन क्षेत्र 5 में डाकुओं की तलाश में गश्त कर रहे हैं और कभी कभी वे अन्य संगठनों की टीम के साथ आते हैं। जागृति भूमि पर जाने से पहले उन्हें एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में काफी समझ थी, लेकिन नियमों को समझने के बाद दूसरों की ताकत के बारे में उनकी पिछली समझ पूरी तरह से बिखर गई थी। नियम की शक्ति चरणों से परे होती है, ये हाथी में परिवर्तित हो सकती है, बशर्ते कि व्यक्ति नियम को समझ ले। यही कारण है कि जब भी वे संगठन की किसी अन्य टीम के सामने आते तो अपने विरोधियों की क्षमताओं को जानने के लिए उनसे भिड़ जाते। विलियम ने कहा, अब तक हमने 4 टीमों के साथ मुकाबला किया है और वे सभी बहुत मजबूत हैं। यात्रा के दौरान जिल ने मुझे कई बातें बताईं। आमतौर पर मैं कैप्टन बनने के बाद ही इन बातों से अवगत होता, क्योंकि लेफ्टिनेंट बनने पर भी इन बातों की जानकारी नहीं होती, लेकिन उस समय के नियम को समझने के बाद मैं इन बातों को जानने के योग्य हो गया था। जिल ने जो बातें मुझे बताई थीं, उनसे मेरा दिमाग इतना हिल गया था कि मैं बड़ी मुश्किल से ही उत्तेजना से खुद को शांत कर पा रहा था। माइकल, हम इस क्षेत्र से चले जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जिल ने कहा जब हम सीमा के पास पहुंचे। ठीक है, मैंने कहा जब मैंने जिल और उसके संगठन के सदस्यों को सीमा में प्रवेश करते देखा। मुझे इस बात का हल्का फुल्का अंदाजा है कि वह किस बारे में बात करना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलूंगी क्योंकि मैं उनसे कई सवाल पूछना चाहती थी, जो मैं अभी भी पूछना चाहती हूँ। एक एक करके वे सभी सीमा पार कर गए, उनके पीछे मैं भी चला गया। मुझमें और उनमें एकमात्र अंतर यह है कि वे एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचेंगे जबकि मैं यादृच्छिक रूप से पहुंचूंगा। वे सभी विशेष कलाकृतियां पहने हुए हैं जो उन्हें सीधे उस स्थान पर स्थानांतरित करने में मदद करती हैं जहां उन्हें रखा गया है। यही कारण है कि जिम जैसे लोगों को जागृति की मंजिल तक पहुंचने में केवल एक दिन लगा, जबकि मुझे एक सप्ताह लगा। उनके पास प्रत्येक क्षेत्र में कई बीकन रखे हुए हैं और वे जिस भी बीकन के पास चाहें उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। वे एक सीमा से गुजर सकते थे और दूसरी सीमा के पास स्थानांतरित हो सकते थे, जिससे उनके लिए क्षेत्रों को पार करना बहुत आसान हो गया। धूप। मैं सीधे तंबू के ऊपर आ गया और नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने तुरंत अपने आप को स्थिर किया और जमीन पर उतरा। हौंफना। जब मैं जमीन पर उतरने के बाद चारों ओर देखता हूं तो आश्चर्य से हाँफने से खुद को नहीं रोक पाता। मेरे चारों ओर तंबुओं का सागर है, लाखों करोड़ों तंबू। जिल ने कहा था कि जागृति भूमि की खबर सामने आने के बाद 30 मिलियन से अधिक लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जो लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करते थे उनमें से सभी जागृति भूमि पर जाने के लिए प्रवेश नहीं करते थे, उनमें से कुछ तो केवल प्रशिक्षण और मनोरंजन के लिए प्रवेश करते थे। हमारे साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साहसी लोगों को मिनवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए टिकट के लिए 50 मिलियन क्रेडिट की भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन जो लोग जागृति भूमि के समाचार के बाद प्रवेश कर गए उन्हें मुफ्त में प्रवेश मिला, उन्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। लेकिन संगठन और सरकार इतनी उदार नहीं है, यहाँ तक कि जो लोग भुगतान करके इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें भी अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत संगठन और सरकार को देना पड़ता है, और जो मुफ्त में प्रवेश करते हैं उन्हें तो ये प्रतिशत और भी कम देना पड़ता है। सरकार और संगठन इस बार साहसी लोगों से कर वसूलने के बाद हत्या करने जा रहे हैं। तंबुओं के समुद्र में चलते हुए मैं अपना तंबू लगाने के लिए एक अच्छी जगह खोजता हूँ। मुझे क्षेत्र 1 में 3 दिन बिताने होंगे क्योंकि केवल 3 दिन बाद ही मिनवा क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाएगा। मुझे अपना तंबू लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। यह देखकर कि यह एक अच्छी जगह है, मैंने एक टेंट सक्रिय कर दिया। मैं जिस टेंट का उपयोग कर रहा हूं वह मेरे पिछले टेंट से बहुत बेहतर है, जो कि सिर्फ लो लेवल नाइट ग्रेड का है। ये हाई ग्रेड का है जो कि मध्य महाद्वीप के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टेंट के समान है। ये काफी बड़ा है, एक छोटे से घर के समान। इतना ही नहीं, इसमें काफी अच्छा रसोईघर और बड़ा स्नानघर है जो मेरे पुराने तंबू की तरह बहुत छोटा नहीं है। तंबू में प्रवेश करने के बाद मैंने सबसे पहले क्षेत्र 7 और क्षेत्र 6 से प्राप्त सभी भंडारण सामग्री को बाहर निकाला। वे क्षेत्र 9 और क्षेत्र 8 से अधिक है क्योंकि क्षेत्र 9 और क्षेत्र 8 की तुलना में क्षेत्र 7 और क्षेत्र 6 में मुझे अधिक डाकू मिले हैं। इस बार मुझे जो सामान मिला है वह वाकई बहुत बड़ा है, पिछली बार से भी ज्यादा। बड़े आकार का कमरा होने पर भी मैं इतना सारा सामान नहीं रख पाया जो मुझे मिला।
मुझे कुछ को भंडार में रखना है और बाद में कमरे को कुछ सामान से खाली करने के बाद उन्हें छांटना है। कुछ घंटों के बाद मैंने छंटाई का काम पूरा कर लिया और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। अब मैं क्षेत्र 6 और क्षेत्र 7 में जाकर डाकुओं का और अधिक शिकार करना चाहता था, लेकिन मैंने तुरंत ही उस विचार को त्याग दिया। जिल ने कहा था कि क्षेत्र 5 को डाकुओं से मुक्त करने के बाद टीम 2 दिनों के लिए क्षेत्र 6 और क्षेत्र 7 में जाएगी। यदि मैं अब भी जाऊं तो डाकुओं का शिकार करने में मुझे बहुत लाभ होगा। कुछ सामान उठाकर दूसरी जेब के बड़े स्टोरेज में रखकर मैं अपने किराएदार को बाहर निकालता हूं। रास्ते में मैंने सुना कि वहां एक व्यापार मेला लगा है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वहां मेरी कोई चीज ऐसी है जिसे मैं यहां मौजूद ढेरों बेकार सामान के साथ बेच सकता हूं। व्यापार मेला काफी बड़ा है, इसका आकार मेरे गृहनगर से भी बड़ा है, लेकिन जागृति मैदान में लगे मेले से अभी भी छोटा है। कई लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। यहाँ वे जो सामान बेच रहे हैं उनमें से ज्यादातर सामान जागृति मैदान से लाया गया है। अवेकनिंग ग्राउंड की तुलना में इसकी कीमतें काफी अधिक हैं, लेकिन वेस्टब्लड की तुलना में यह अभी भी थोड़ी कम है। जब ये सामान रिपब्लिक के बाजारों में प्रवेश करेंगे तो उनकी कीमतें आसमान छू जाएंगी, विशेषकर उन चीजों की जो रिपब्लिक में नहीं मिलती। व्यापार मेले में घूमते हुए मुझे कई दिलचस्प चीजें मिली और मैंने अपने पास मौजूद सामान के साथ उनका व्यापार किया। इस बार जब मैं घर लौटूंगा तो मैं अपने माता पिता के लिए अच्छा उपहार न ला पाने का अफसोस नहीं जताना चाहूंगा। मैंने मेले में कई चीजों का व्यापार किया, ये चीजें मेरे भविष्य के अभ्यास में बहुत सहायक होंगी। मैं मेले में घूमता रहा, अपनी पसंद की चीजें खरीदता रहा और जीवन में पहली बार मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। अब मेरे पास इतनी चीजें संग्रहित हो गई हैं कि मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। केवल मैं ही नहीं, एशलिन भी अब मुझसे पूछती है और वे उसके लिए सामान खरीदते हैं। मेले में घूमते हुए समय बीतता गया। एक रात ऐसा आया जब मैंने अपनी खरीदारी रोक दी, क्योंकि अगले 3 दिनों में मेरे पास खरीदारी करने के लिए पर्याप्त समय था। अपने टेंट में वापस आकर मैंने स्नान किया और खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैं खाने का सामान लेकर आया था और रसोई पूरी तरह से काम कर रही थी, इसलिए खाना बनाना आसान हो गया था। अब इस सामान्य रसोई घर में मैं जगह की कमी महसूस किए बिना दिल खोलकर खाना बना सकती हूँ। हमारे लिए रात का खाना पकाने में मुझे 1 घंटा लगा और हमने अपना खाना रसोई घर के साथ लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर खाया। रात का खाना खत्म करने के बाद मैंने प्लेटें साफ की और रसोई से बाहर चला गया, जबकि एशलिन आंखें बंद करके मेज पर लेटी रही। खाली कमरे में चलते हुए मैं उसके बीच में खड़ा हो गया। पिछली बार शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करने के बाद मैंने निर्णय लिया था कि अगली बार मैं इसे अपने घर में ही सुरक्षित रूप से अभ्यास करूंगा, क्योंकि इसे करने के बाद व्यक्ति काफी असुरक्षित महसूस करता है। पिछली बार जब मैंने ये नृत्य किया था तो मैं इतना कमजोर हो गया था कि आधे घंटे तक मैं अपना शरीर नहीं हिला सका और आधे घंटे के बाद ही मैंने अपने शरीर को बहुत कमजोर होकर हिलाया। इससे व्यक्ति अंदर तक कमजोर हो जाता है और यह कमजोरी कुछ घंटों की नींद लेने के बाद ही दूर होती है। fgaiwebenwell.com। इसलिए इस अभ्यास को करने का सबसे अच्छा विकल्प अपने घर की सुरक्षा है, लेकिन मैं इस तकनीक का प्रदर्शन अब कर रही हूं क्योंकि मैं यहां काफी सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मेरे नए टैंक में मेरे विश्वास का कारण यह है कि यदि मैं रूल पावर सहित अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं, तो लेफ्टिनेंट स्टेज इवॉल्वर भी खरोंच नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे नुकसान पहुंचा पाऊंगा। दूसरा कारण यह है कि पूरा क्षेत्र अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा संरक्षित है। कोई भी बिना किसी वैध कारण के परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता। अपने मन को शांत करते हुए मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक की पहली मुद्रा का प्रदर्शन शुरू किया। पिछली बार की तरह पहली मुद्रा करते समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने दूसरी मुद्रा करना शुरू किया तो मुझे पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होने लगा। अन्य व्यायामों के विपरीत, जहां तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, बॉडी क्लींजिंग तकनीक में यह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बढ़ता है। जब मैंने टी मूव किया तो मैं अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से में संकुचन महसूस कर सकता था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मेरे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी बाहर आने और वापस जुड़ने लगी। अभी जो छिपी हुई ऊर्जा बाहर आई है वह बहुत कम है। मैं जितना अधिक आसन करता हूं उतनी ही अधिक छिपी हुई ऊर्जा बाहर आती है और दिन के साथ इन ऊर्जाओं का बेहतर तरीके से विलय होता है। चतुर्थ आसन में मेरी मांसपेशियां अधिक सिकुड़ गईं और मुझे तकनीक का दबाव महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे जारी रखा। इस बार मेरी योजना 12वें आसन को पार करने की है।
पिछली बार 12वें आसन पर मैं इतना थक गया था कि मुझमें उंगली उठाने की भी ऊर्जा नहीं थी। ये कठिन होगा, लेकिन यदि मैं पर्याप्त प्रयास करूं तो मुझे विश्वास है कि मैं कम से कम 13वां आसन तो कर ही सकता हूं। 7वें आसन में मैंने अपने शरीर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती देखी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे शरीर में मौजूद कई अन्य ऊर्जाओं की तरह होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने देखा कि यह ऊर्जा, जो पहले बहुत कम मात्रा में थी, अपने आसपास की ऊर्जाओं को खाने लगी थी। उसने अपने आसपास की किसी भी ऊर्जा को खाना शुरू कर दिया, चाहे वह किसी भिन्न प्रकार की अज्ञात ऊर्जा हो या जंगली प्रकार की उन्मत्त ऊर्जा, उसने सब कुछ खा लिया। जैसे जैसे वह इस ऊर्जा को खाता रहा, उसका आकार बड़ा होता गया। पहले तो मैं काफी डर गई जब मैंने देखा कि यह लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि इसकी मात्रा बहुत कम है और इसके खाने की गति भी बहुत धीमी है, तब भी मुझे चिंता हुई और मैंने मानसिक ऊर्जा से इसके स्वभाव को महसूस करने का निर्णय लिया। मेरे मन से एक आश्चर्य भरी ध्वनि निकली, क्योंकि मैंने महसूस किया कि यह ऊर्जा काफी परिचित है। ये चमत्कारी फल की ऊर्जा है जिसे एशलिन ने कुछ दिन पहले खाया था, जिसने हमें एक ही दिन में 2 स्तर ऊपर पहुंचा दिया। जब मैंने इसे विभिन्न ऊर्जाओं को खाते और बढ़ते देखा तो मेरे मन में एक अजीब विचार आया। यदि यह शरीर में ऊर्जा पर प्रभाव डालता रहे और इसकी मात्रा काफी बड़ी हो जाए तो इससे मुझे स्तर ऊपर उठाने में मदद मिल सकती है। जब से मैंने झूठी सीमा तोड़ी थी, मुझे पता था कि मेरे लिए स्तर बढ़ाना दूसरों की तुलना में बहुत कठिन होगा। अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती और एशलिन को चमत्कारी फल नहीं मिलता तो मुझे स्तर बढ़ाने में महीनों या 1 साल लग जाते। सामान्यतः यह एक राक्षस होता है जो स्तर ऊपर ले जाने की पहल करता है, लेकिन एक मानव भी इसे शुरू कर सकता है यदि उसे कोई चिंगारी मिल जाए। अब प्रश्न यह है कि क्या मैं इसकी मात्रा इतनी बड़ी कर पाऊंगा कि यह मुझे स्तर ऊपर ले जाने में मदद कर सके, मैंने सोचा। उस विचार के साथ मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग सारी ऊर्जा को निगलने वाली ऊर्जा की ओर ले जाने के लिए किया। जैसे जैसे समय बीतता गया यह अधिक से अधिक ऊर्जा खाता रहा, लेकिन फिर भी इसकी खाने की गति बहुत धीमी है। मुझे इस ऊर्जा को इतना बड़ा बनाने में सक्षम होने के लिए कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक ऐसा करना होगा कि मैं अपने स्तर को ऊपर उठा सकूं। तकनीक के 11वें आसन पर मैं पिछली बार की तरह अपनी सीमा तक पहुंच गया, लेकिन मैंने फिर भी जारी रखा क्योंकि मैं जितना अधिक आसन करता हूं, उतना ही अधिक समय चमत्कार फल की ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं को खाने के लिए मिलता है, जो मुझे तेजी से स्तर ऊपर करने में मदद करेगा। 12वां आसन। मैंने अंततः 12वां आसन किया। जैसे ही मैंने इसे करना समाप्त किया, मुझे अपने शरीर से उल्टी जैसी गंध आती हुई महसूस हुई। यह मेरे शरीर से निकली अशुद्धियों की गंध थी। धप। मैं 13वें आसन के लिए प्रयास करना चाहता था, लेकिन पिछली बार की तरह ही अत्यधिक थकान के कारण मैं फर्श पर गिर पड़ा। मिनवा के दायरे में समय बीतता गया। अगले 3 दिनों में मैंने पूरे दिन खरीदारी की और रात को थककर बिस्तर पर सोने से पहले शरीर को साफ करने की तकनीक का अभ्यास किया। आज वह दिन है जब मैं वेस्टब्लिड के लिए रवाना हो जाऊंगा। अभी अभी मैंने अपना टेंट पैक किया है और अब मैं मिनवा दायरे से बाहर निकलने की ओर चल रहा हूं। O66 हिंदी। अध्याय 326 ग्रिम युद्ध क्षेत्र। भारी भीड़। जब मैं उस चौक के पास पहुंचा जहां दोपहर में निकास द्वार खोला जाना था तो मैंने वहां भारी भीड़ देखी। मुझे लगा कि मैं काफी जल्दी आ गया हूं, लेकिन करीब 10 लाख लोग अभी भी मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। वहां सैकड़ों लोग लाइनों में व्यवस्थित तरीके से खड़े हैं और हर सेकंड नए लोग आकर लाइन में लग जाते हैं। मैं जल्दी से इधर उधर देखता हूं और उस लाइन की ओर चलता हूं जो छोटी लगती है। सैकड़ों लंबी लाइनों में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन वे सभी साफ सुथरे हैं और बहुत अधिक उपद्रवी लोग नजर नहीं आते, लेकिन उनसे बहुत ही निर्दयी तरीके से निपटा जाता है, जिससे बहुत कम लोग उपद्रव करने का साहस कर पाते हैं। फिर भी इतनी बड़ी भीड़ में कभी कभी उपद्रवी लोग देखे जा सकते हैं, और इनमें सबसे लोकप्रिय हैं लाइन काटने वाले। ये लाइन काटने वाले सबसे बुरे लोग हैं। वे सामान्य लोगों की तरह लाइन में नहीं लगे, बल्कि विभिन्न बहानों से लाइन में कट गए। कुछ सबसे बुरे लोगों ने तो बहाने बनाने की भी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने तो बस लाइन काट दी और इससे संघर्ष हुआ। यह अच्छी बात थी कि हमारे ऊपर हजारों ड्रोन मंडरा रहे थे, जो गार्डों को सूचित करने और सब कुछ रिकॉर्ड करने में मदद करते थे, इसलिए जब गार्ड पहुंचते थे तो सब कुछ शीघ्रता और निर्दयता से निपटा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कतार में और अधिक लोग आते गए। कतार में लगने के ठीक 1 घंटे बाद मैंने पाया कि मेरे पीछे 3000 से अधिक लोग खड़े हैं। हर सेकंड हजारों लोग लाइनों में खड़े होते हैं और ऐसी सैकड़ों लाइनें होती हैं। फिर भी
मैं अभी भी काफी जल्दी आ गया हूं और निकास द्वार खुलने के कुछ घंटों बाद ही मैं बाहर निकल पाऊंगा, जबकि मेरे विपरीत लाइन में पीछे खड़े लोगों को निकास द्वार से निकलने में आधे दिन से अधिक समय लग जाएगा। यहाँ 10 लाख से अधिक लोग हैं और उन सभी को बाहर निकालने में एक दिन लग जाएगा। लगभग एक दिन के लिए क्षेत्र के निकास को खुला रखने के लिए संगठनों को बहुत अधिक लागत आएगी। उन्हें उन लोगों के सामान से पर्याप्त से अधिक मिलेगा जिनसे वे कर एकत्र करने जा रहे हैं। इस बार संगठन बड़ा बनेंगे, न केवल उनके पास शासन करने वाले अधिकांश लोग होंगे बल्कि उन्हें लाखों साहसी लोगों से चीजें मिलेंगी। समय बीतता गया और जल्द ही बड़े चौक के बीचों बीच निकास द्वार टिमटिमाने लगा। स्थिर होने से पहले ये कुछ सेकंड तक टिमटिमाता रहा। दायरे से बाहर निकलने के बाद छोटी मोटी अराजकता फैल गई थी। लोगों को दायरे में आए एक महीना हो गया था और उन्हें थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस होने लगा था। जिस रास्ते का वे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसे सामने देखकर उनकी भावनाएं भड़क उठीं। बम 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 बम, जैसे कि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि निकास द्वार खुलने के बाद ऐसा कुछ घटित होगा, इसलिए गार्डों ने तेजी से अराजकता से निपटना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति नियम तोड़ता है, चाहे वह थोड़ा भी हो, उसे तुरंत दंडित किया जाता है। कम सीमाओं को तोड़ने पर सबसे हल्की सजा दी जाती है, जबकि हत्या करने पर सबसे अधिक सजा दी जाती है। हिंसा के लिए चुने गए लोगों को मारना थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन करीब 10 करोड़ लोगों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं। निकास द्वार खुला था। सभी लोग कृपया नियमों का पालन करें और लाइनों को बाधित न करें। जो लोग लाइनों को बाधित करेंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। मैंने हमारे सिर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन के माध्यम से आवाज सुनी। एक अन्य घोषणा में कहा गया, सभी लोग धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी न करें। जब से निकास द्वार खुले हैं, घोषणाएं अधिक होने लगी हैं। संभवतः ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। हर सेकंड हजारों लोग निकास द्वार से गुजरते हैं और मेरी लाइन भी उनमें से एक है। जिस गति से लाइनें निकास द्वार से गुजर रही हैं, मुझे निकास द्वार से गुजरने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा। यह एक बहुत ही कष्टकारी प्रक्रिया है, जिसमें घंटों लाइन में खड़े होकर प्रवेश द्वार से बाहर निकलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। मुझे लाइन में खड़े होने से नफरत नहीं है, मुझे तो लोगों के पसीने से तर बदबूदार शरीरों से नफरत है जो मेरे शरीर पर फिसल रहे हैं। उनके शरीर पर गंध सूंघते हुए कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वे कभी नहाते भी हैं या नहीं। यद्यपि लाइनों में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, फिर भी कुछ सुविधाएं भी होती हैं, जैसे उनकी बातें सुनना। लोग तब बात करना पसंद करते हैं जब वे खाली होते हैं और लंबी लाइनें जैसी जगहें सबसे अच्छी होती हैं, जहां वे दोनों खाली और उबे हुए होते हैं। लाइन में खड़े होने के दौरान मैंने कई बातें सुनी, लेकिन जिल ने जो बात मुझसे कही थी उसका संकेत मुझे नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जिल और सुपर एलीट जैसे संगठनों के महत्वपूर्ण लोगों को इन बातों के बारे में सुनने का अधिकार है। जिल ने कहा था कि चूंकि मैंने नियम को समझ लिया है, इसलिए अब मेरे पास उस चीज के बारे में सीखने की योग्यता भी है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे केवल ये साबित करना होगा कि मैंने एडवेंचरस पैराडाइज में नियम को समझ लिया है और मैं उस चीज के बारे में जानने के लिए योग्य हो जाऊंगा। ग्रिम युद्ध क्षेत्र। हमारी दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी मैंने शुरू में सोची थी। इस पर लगातार विदेशी दुनिया के हमले हो रहे हैं। वह दुनिया ग्रिम दुनिया है और वह जाति ग्रिम जाति है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को ग्रिम युद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जिस विदेशी ऊर्जा को हमने पिछले क्षेत्र में महसूस किया था, वह ग्रिम युद्ध क्षेत्र से संबंधित है और राक्षस और द्विपाद को पागल बनाना इसके प्रभावों में से सबसे कम है। यह विदेशी ऊर्जा कई बुरे काम कर सकती है, खासकर मनुष्यों के लिए। जब मैंने जिल से ग्रिम जाति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह इसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसने कहा कि ग्रिम जाति भी हम मनुष्यों की तरह ही मानव जाति है। जिल ने कहा था कि हमारे महाद्वीप में कई ग्रिम युद्ध क्षेत्र हैं और केवल कैप्टन स्तर के सुपर एलीट और कर्नल स्तर के सामान्य पावरहाउस को ही उस युद्ध क्षेत्र में लड़ने का अधिकार है। जिल को ज्यादा कुछ नहीं पता था, उसने सिर्फ अपने माता पिता से सुना था जो ग्रिम युद्ध क्षेत्र में लड़े थे। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक शक्तिशाली देश स्वेच्छा से ग्रिम युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि इससे प्रगति के लिए अकल्पनीय लाभ मिलते हैं। जैसे जैसे आप एक स्तर ऊपर पहुंचते हैं, स्तर ऊपर करना बहुत कठिन हो जाता है। केवल ग्रिम युद्ध क्षेत्र जैसी जगहें ही स्तर ऊपर करने का अवसर प्रदान करती हैं। ग्रिम युद्ध क्षेत्रों के बारे में जानकारी बहुत कड़े नियंत्रण में है। सैकड़ों वर्षों तक इसका एक भी टुकड़ा बाहर लीक नहीं हुआ। जो लोग इस जानकारी को लीक करने का साहस करते हैं, उनकी स्थिति मौत से भी बदतर हो जाती है।
मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी तब मिलेगी जब मैं एडवेंचरर्स पैराडाइज में अपनी रूल पावर पंजीकृत करा लूंगा और जिल कुछ दिनों बाद मुझसे मिलेगी जब वह अपने माता पिता से इस ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मांगेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी लाइन छोटी होती गई और अंततः मैं निकास द्वार से कुछ मीटर ही दूर रह गया। जैसे जैसे हम रेखा के करीब पहुंचते गए हमारी गति बढ़ती गई और हम तेजी से रेखा की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही मिनटों में मैं टी के पास पहुंच गया। अंततः मैं घर वापस आ जाऊंगी। इस 1 महीने में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है और मुझे एक ऐसी ताकत मिली है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में प्रवेश करने पर मुझे ये ताकत मिलेगी। चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ मैंने निकास द्वार के अंदर कदम बढ़ाया और अगले ही पल में घर पहुंच गया। अंततः घर पहुंच गया और घर की परिचित खुशबू को महसूस करने के लिए गहरी सांस लेने ही वाला था कि पीछे से एक व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि हजारों लोग बाहर निकल रहे हैं और अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी रुका तो वे मुझे कुचल देंगे। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने सामने इतना बड़ा खुला स्थान देखा कि उसमें 10 लाख से अधिक लोग समा सकते थे और अब भी वह स्थान इतना बड़ा है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और इन बैरिकेडिंग से हजारों चेकिंग पोस्ट जुड़ी हुई हैं। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे उस चेकिंग पॉइंट से गुजरना होगा और उस चेकिंग पॉइंट से गुजरने के लिए उसे टैक्स देना होगा। उन बड़ी स्क्रीनों पर जो दिखाया गया उसके अनुसार पहले बैच में प्रवेश करने वालों को जड़ी बूटियों में प्राप्त सामग्री का 25% देना था। चाहे वह जड़ी बूटियां हो, राक्षसों की सामग्री हो या कलाकृतियां हो, उन सभी को मिनवा क्षेत्र से प्राप्त की गई चीजों का 25% देना होगा। ये वे साहसी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ सशुल्क टिकट लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें प्राप्त चीजों का 25% भुगतान करना होगा। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जागृति ग्राउंड की खबर आने के बाद हमारे बाद प्रवेश करने वाले लोगों से वे कितनी राशि ले रहे हैं। ये लोग इस क्षेत्र में मुफ्त में आए थे लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्हें अपनी आधी चीजें टैक्स के रूप में देनी पड़ी। मैंने सोचा था कि संगठन 30%, अधिकतम 40% सामान मांगेंगे, लेकिन वे 50% की भारी मांग कर रहे हैं। ये देखने जैसा है। लेकिन कोई भी ज्यादा शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि जो लोग संग्रह का काम संभाल रहे हैं वे बहुत मजबूत हैं और वे इसे संभाल नहीं सकते। मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार इन लोगों की ताकत को महसूस किया। ये सभी लोग कैप्टन स्तर या उससे ऊपर के हैं। ये शक्तियां दसियों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हैं। वे प्रत्येक संग्रह बिंदु पर खड़ी हैं और इतना ही नहीं, पृष्ठभूमि में भयावह आभा है जो लोगों को अवचेतन रूप से घुटने टेकने के लिए मजबूर करती है। मैं संग्रहण स्थल की ओर चलने से पहले कुछ क्षण के लिए खुले मैदान में रुकता हूँ। बीप। जैसे ही मैं संग्रहण स्थल पर पहुंचा मैंने सेंसर करने के लिए अपनी होलोवॉच को स्कैन किया और करों का भुगतान करने के लिए रुके बिना सीधे आगे बढ़ गया और संग्रहण स्थल पर पावहा उसने भी मुझे नहीं रोका। शीर्ष संगठनों के सदस्यों को छोड़कर सभी को अपनी चीजों का एक निश्चित प्रतिशत त्यागना पड़ा, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरी मिनवा रियल टिकट की कीमत वही थी जो मुझे वेस्टब्लिड सिटी प्रतियोगिता से मिली थी। यह एक सुपर लेवल टिकट है, जिनके पास यह है उन्हें किसी भी कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। अन्यथा मुझे संगठनों को ढेर सारा सामान देना पड़ता। बैरिकेड से बाहर निकलकर मैं होवर कार की ओर चला। कुछ ही मिनटों बाद मैं होवर कार में हूं जो मुझे वेस्टब्लिड शहर ले जा रही है। मेरे चारों ओर आसमान में ऐसी सैकड़ों होवर कारें दिखाई दे रही थीं। टिंग 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 टिंग। जैसे ही मैं वेस्टब्लिड सिटीज के पास पहुंचा मेरी होलोवॉच में नोटिफिकेशन आने लगे। अधिकांश ईमेल मेरे माता पिता की ओर से हैं, जिनमें मुझसे कहा गया है कि जब तक मैं अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाता मैं उन्हें फोन करता रहूं। उन्होंने मेरी प्यारी बहन की तस्वीरें और वीडियो भी पोस्ट किए जिसमें वह कह रही है कि उसे मेरी बहुत याद आ रही है और मुझे जल्द से जल्द आना चाहिए। ये सचमुच बहुत प्यारा लगता है जब वह अपनी प्यारी बच्ची जैसी आवाज में मेरी माँ के शब्दों को दोहराती है। मेरे मित्रों, विशेषकर एलेन से मुझे मेल आ रहे हैं जिनमें उन्होंने मुझसे कहा है कि जब मैं मिनवा दायरे से बाहर आऊं तो मैं उसे फोन करूं। मैंने उसे महीनों पहले ही बता दिया था कि मैं मिनवा क्षेत्र जा रहा हूं। उसके सारे संदेश पढ़कर मुझे पता चल गया कि वह भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। सारे संदेश पढ़ने के बाद मैंने अपने माता पिता को फोन किया। इस बार कोई रोना धोना या चीखना चिल्लाना नहीं था क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूं और 1 महीने या उससे ज्यादा समय बाद वापस आऊंगा। जब तक मैंने ये कहकर फोन रखा कि मैं 1 सप्ताह में घर आऊंगा, मैं अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था। होवर कार से उतरकर मैं अपने अपार्टमेंट की इमारत की ओर चलता हूं।
अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मैं अपने मुलायम बिस्तर पर लेट गया। चाहे मेरे टेंट का बिस्तर कितना भी आरामदायक क्यों न हो, उसकी तुलना मेरे अपार्टमेंट के बिस्तर से नहीं की जा सकती। अनजाने में ही मैं अपने नर्म आरामदायक बिस्तर पर सो गया। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। नहाते समय अपनी नींद को दूर करते हुए मैंने बाहर से खाना मंगवाया। मैं खाना पकाने के मूड में नहीं हूं और साथ ही मैं 1 महीने तक हर दिन खुद खाना पकाकर काफी ऊब महसूस कर रही हूं। खाना आधे घंटे और 1 घंटे में आ गया था। मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वह काफी महंगा था, लेकिन यह मेरे और एशलिन के लिए तब तक खाने लायक था जब तक हमारा पेट भर गया। आज शहर का क्षितिज असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। ये सिर्फ मेरे अच्छे मूड के कारण महसूस हो रहा है या वास्तव में ऐसा है, मुझे नहीं पता। मैं बालकनी में कुर्सी पर बैठकर शहर के क्षितिज को निहारता हूँ। मेरे हाथ में शराब की एक बोतल है, जिससे मैं बीच बीच में एक घूंट पीता रहता हूँ। आमतौर पर मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि जब भी मैं शराब पीता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर शराब पीने से परहेज करता हूँ। लेकिन आज अच्छा महसूस करते हुए मैंने इसे पीने का निर्णय लिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक बोतल पीने के बाद मुझे हमेशा की तरह चक्कर नहीं आया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि मेरे शरीर में 2 एमेथिस्ट सील थे, जिससे मेरी काया में सुधार हुआ, अन्यथा अब तक मुझे अपने सिर में चक्कर महसूस हो रहा होता। चबाओ 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 चबाओ। नहीं, मैंने एशलिन से कहा, यही कारण है कि मैं ज्यादा शराब नहीं पीता। एशलिन को शराब से असामान्य रूप से बहुत ज्यादा लगाव है। लगभग 6 महीने पहले जब मैंने पहली बार शराब पी थी, तो एशलिन ने भी मुझसे कुछ शराब पीने की मांग की थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने किसी तरह पूरी बोतल खत्म कर दी। वह एक ही बोतल में नशे में आ गई और पूरे अपार्टमेंट में आग के छोटे छोटे धमाके करने लगी। यदि मैं तुरंत आग न बुझाता तो वह पूरा अपार्टमेंट जला देती। उसे पे देने से पहले मैंने सोचा कि उसका चयापचय कितना ऊंचा है, इसे देखते हुए इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं गलत था। उस दिन से जब भी मैं पीता हूं, मैंने उसे एक भी बूंद नहीं दी। चबाओ चबाओ चबाओ। ये देखकर कि मैं एक भी रन नहीं दे रहा हूं, वह मुझ पर जोर से चिल्लाई और दूसरी ओर उड़ गई। जब मैंने देखा कि मैंने कुछ दिनों तक उसके द्वारा दिए जाने वाले ठंडे व्यवहार के लिए खुद को तैयार कर लिया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल न केवल मैं रूल उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए एडवेंचरर्स पैराडाइज जाऊंगा, बल्कि वहां ग्रिम युद्ध के मैदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करूंगा। जिल ने मुझे जो कुछ बताया था वह तो केवल बुनियादी बातें थीं और कभी कभी तो मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्या ये कोई बड़ी शरारत थी या कुछ और। साहसिक स्वर्ग में सब पता चल जाएगा। मेरे सारे संदेह और जिज्ञासाएं कल वहां दूर हो जाएंगी, मैंने बालकनी से बाहर निकलते हुए सोचा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। कल रात शराब पीने के बाद मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रयोग किया था। पहले की तरह मैं 12वीं चाल से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन यह अभी भी मददगार था क्योंकि चमत्कार फल की ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई थी। यदि मैं प्रतिदिन इस तकनीक का अभ्यास करता रहूं तो न केवल मुझे एक मजबूत और लचीला शरीर मिलेगा, बल्कि मैं जल्दी ही साजन स्तर तक भी पहुंच सकूंगा। बिस्तर से उठकर मैं सीधे बाथरूम में गई और अपने सुबह के काम निपटाए। नहाने के बाद मैंने हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया। आज मैं एडवेंचरर्स पैराडाइज जा रहा हूं और शाम को मैं जिल से मिलने जा रहा हूं। कल रात जब मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था तो मुझे उसका संदेश मिला। मैंने चुपचाप एशलिन के साथ नाश्ता किया। खाते समय उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कल रात मैंने उसे पानी नहीं दिया, जिससे वह नाराज हो गई और अब वह मुझसे बुरा व्यवहार कर रही है। नाश्ता करने और प्लेटें साफ करने के बाद मैं एशलिन को कंधे पर बिठाकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपार्टमेंट में अकेली रहेगी। जब मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला तो होवर कार पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने 10 मिनट पहले ही उसे मुझे एडवेंचरस पैराडाइज तक ले जाने के लिए ऑर्डर किया था। 15 मिनट बाद मुझे एडवेंचरस पैराडाइज की बड़ी इमारत दिखाई दी। होवर कार से उतरकर मैं इमारत के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, अंदर की भीड़ देखकर चौंक गया। बाहर गाड़ियों को देखकर लगा कि भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। पहली मंजिल पर तो अंदर कदम रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाली मंजिल पर भी कोई बेहतर स्थिति होगी। मैं समझ सकता हूं कि इमारत में इतनी भीड़ क्यों है। यह मिनवा क्षेत्र के कारण है। लोगों को मिनवा क्षेत्र से बहुत सारी चीजें मिली थीं, विशेषकर उन लोगों को जो जागृति भूमि में प्रवेश कर गए थे।
ये लोग संभवतः मिनवा क्षेत्र से प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को ऊंची कीमत पाने के लिए बेचने आते हैं, और ऐसा केवल इस देश में ही नहीं बल्कि महाद्वीप के अन्य देशों से भी होता है। एडवेंचरर्स पैराडाइज का ट्रेडिंग नेटवर्क वाकई बहुत बड़ा है। ये पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। सिर्फ अतिरिक्त शुल्क देकर लोग पूरे महाद्वीप से खरीदार पा सकते हैं। आमतौर पर लोग महाद्वीपीय नेटवर्क पर अपनी चीजें नहीं बेचते थे, क्योंकि उनके पास जो भी चीजें होती थीं, वे एडवेंचरर्स पैराडाइज को अपनी चीजों की कीमत का 25% देने के लायक नहीं होती थी। लेकिन अब स्थिति अलग है। वे जो सामान बेच रहे हैं वो मध्य महाद्वीप से आया है, जो महाद्वीप में बहुत कम मिलता है। इसलिए विक्रेता बहुत ऊंची कीमत मांग सकता है और जो लोग इसे चाहते हैं वे इसे खरीद लेंगे। ये सब मांग और आपूर्ति का खेल है। इस भीड़ को देखकर मुझे लगा कि मेरे लिए ये जानना बहुत कठिन होगा कि मुझे पंजीकरण के लिए कहाँ जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मैंने एक अधिसूचना देखी जिसमें लिखा था कि पंजीकरण शक्ति 35वीं मंजिल पर है। अधिसूचना देखकर मैं 35 नंबर की ओर जाने के लिए लिफ्ट में कदम रखता हूँ। जब मैं लिफ्ट से 35वीं मंजिल पर उतरा तो मुझे भूतल से बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिला। यहाँ मुश्किल से 500 लोग थे और फर्श इतना बड़ा था कि वहाँ मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बाल्टी में एक बूंद हैं। यहाँ से आगे कहाँ जाना है, यह न समझकर मैं रिसेप्शन डेस्क की ओर चला गया जहाँ कई सुंदर रिसेप्शनिस्ट बैठी थीं। नमस्ते, मैं रूल उपयोगकर्ता के रूप में कहाँ पंजीकरण कर सकता हूँ? मैंने एक से पूछा। आप वहाँ 50 कमरों में से किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं। उसने बहुत छोटे कमरों की ओर इशारा किया, जो बड़े अक्षरों में 1 से 50 तक संख्यात्मक रूप से चिन्हित थे, जहां लोग उनमें प्रवेश करते और बाहर निकलते देखे जा सकते थे। इसके अंदर आपको एक छोटा सा पत्थर मिलेगा, जहां आपको बस अपनी रूल शक्ति को प्रक्षेपित करना है। जब तक पत्थर चमकता रहेगा, आप रूल उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे और आपकी प्रवेश योग्यता भी 3 स्टार तक बढ़ जाएगी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ये जानकारी दी तो उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी जा सकती थी। यदि कोई और बात होती तो रिसेप्शनिस्ट को इतनी ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं लेफ्टिनेंट के पद पर है। धन्यवाद, मैंने उससे धन्यवाद दिया और एक छोटे से खुले कमरा नंबर 12 की ओर चल दिया। कमरा छोटा है जैसा कि मैंने सोचा था, सिर्फ 2 वर्ग मीटर। कमरे के बीच में हथेली के आकार का नीला पत्थर लगा हुआ है। नीला पत्थर कुछ खास नहीं लग रहा था, सिवाय इसके कि उसे पूरी तरह से पॉलिश किया गया था। उसके पास चलते हुए मैंने उस पर अपना पत्थर रखा और उस पर सूर्य अग्नि के नियम की शक्ति को प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। मैं बहुत सतर्क हूँ, सिर्फ 10% नियम शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ, इस डर से कि अगर मैंने बहुत अधिक उपयोग किया तो मैं इसे गलती से नष्ट कर सकता हूँ। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं रूल की शक्ति को फिर से बढ़ाने वाला था तो नीला पत्थर चमकने लगा। पहले तो ये सिर्फ प्रकाश की चमक थी, लेकिन यह इतनी तेज गति से चमकती रही कि कुछ ही सेकंड में पत्थर से निकलने वाले प्रकाश ने पूरे कमरे को नीले रंग में रंग दिया। नियम शक्ति प्रमाणित। 1 से इसको 3/1/2 स्टार तक अपग्रेड किया गया। टिंग टिंग। जैसे ही ब्लूस्टोन ने पूरे कमरे को अपनी चमक से रंग दिया, कमरे में एक नीरस आवाज गूंजी जिसमें बताया गया कि मेरी शासन शक्ति प्रमाणित हो गई है और मेरी पहुंच भी आधा स्टार तक उन्नत हो गई है, जिसने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया था कि मुझे 3 स्टार मिलेगा, लेकिन मुझे 3/1/2 स्टार मिला। आधे स्टार का अंतर बहुत बड़ा है। 3/1/2 स्टार की पहुंच के साथ मैं न केवल मध्य स्तर और उच्च स्तर के नाइट ग्रेड कौशल और कलाकृति खरीदने में सक्षम हो जाऊंगा, बल्कि मैं अपने स्तर से ऊपर की जानकारी को देखने और पढ़ने में भी सक्षम हो जाऊंगा। ये पहुंच इतनी बड़ी चीज है, इसके साथ मैं कई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा जो पहले मेरे लिए दुर्गम थी। इतना ही नहीं, जिनके पास 3 स्टार या उससे ऊपर की सुविधा है, मैं पूरे महाद्वीप में कहीं भी रह सकता हूँ। वेस्ट ब्लिथ सिटी का केंद्रीय क्षेत्र तो बस एक छोटी सी चीज है। ये पहुंच मुझे साहसिक स्वर्ग के रूप में दी गई है और महाद्वीप पर किसी भी स्थान पर उपयोगी होगी। सामान्यतः केवल प्रमुख स्तर और उससे ऊपर के पावरहाउस को ही ऐसी पहुंच प्राप्त होती है, लेकिन मेरे पास नियम शक्ति होने के कारण मुझे भी ये पहुंच प्रदान की गई। मेरे मुंह से चीख निकली जब मैं कमरे से बाहर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मैंने पाया कि मेरे सामने कोई खड़ा है। मैं 30 के दशक की खूबसूरत महिला थी जो एक सुंदर सूट पहने हुए थी। सामान्यतः मैं आश्चर्यजनक ध्वनि नहीं निकालता, क्योंकि जब से मैंने नियम शक्ति को समझा था, मेरी इंद्रियों में वृद्धि हुई थी। मैं आसानी से भांप सकता था कि कोई 3 मीटर के दायरे में आ रहा है, लेकिन यह व्यक्ति मेरे इतने करीब आ गया था कि मुझे पता भी नहीं चला। वह
मैं नमस्ते कहने ही वाला था कि मैंने उस महिला की कुछ विशेषताएं देखी। मेरे सामने खड़ी महिला कोई मांस और रक्त की आकृति नहीं बल्कि ऊर्जा की प्रेतात्मा थी। नमस्ते, मैं अलारा हूँ। नमस्ते, मैं अलारा हूँ, एडवेंचरर्स पैराडाइज की एआई। महिलाओं ने कहा। तो वह एक एआई है, उसकी माया और अभिव्यक्ति बहुत वास्तविक लगती है। यदि कोई उसे दूर से देखे तो वह निश्चित रूप से उसे असली व्यक्ति समझ लेगा, जैसा कि मैंने कुछ सेकंड पहले किया था। जिल ने कहा था कि मेरे रूल पावर सत्यापन के बाद कोई मुझसे मिलेगा और मुझे विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देगा। वह जिस व्यक्ति की बात कर रही है वह संभवतः मेरे सामने खड़ी अलारा है। एआई दुर्लभ नहीं है। कई बड़ी दुकानों और प्रशिक्षण मैदानों को बेहतर दक्षता के लिए एआई द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये सिर्फ इतना है कि कई लोग एआई से पूछने के बजाय अपने होलोवॉच पर खोजना पसंद करते हैं, खासकर खुली जगह में जहां हर कोई सुन सकता है कि क्या पूछा जा रहा है। हेलो अलारा, मैंने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। 1 से 3 1/2 स्टार पर होने के कारण आप कई गोपनीय चीजों के बारे में जानने के लिए पात्र हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आपके लिए बताऊं? एआई अलारा ने पूछा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ये वह क्षण है जिसका मैं तब से इंतजार कर रहा था जब से जिल ने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि यह एआई मेरी सभी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने में सक्षम होगा। जिन गोपनीय विषयों को आप जान सकते हैं वे हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट, फॉरबिडन ग्राउंड्स, इनहेरिटेंस, द ग्रिम बैटलफील्ड। एआई अलारा ने पूरे 9 विषय बताए। 9 विषयों में से मुझे केवल 5 के बारे में ही बहुत कम जानकारी थी, जबकि 4 मेरे लिए पूरी तरह अपरिचित थे। यदि मैं मध्य महाद्वीप की यात्रा न करता तो मुझे इन 5 विषयों के बारे में पता नहीं चलता। जागृति भूमि की यात्रा कई मायनों में संतुष्टिदायक थी। आप किसका विवरण जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं एक एक करके उनके बारे में विस्तृत जानकारी लूं? एआई अलारा ने पूछा। मैंने बिना इंतजार किए कहा, ग्रिम युद्ध क्षेत्र। मैं अन्य विषयों के बारे में भी उत्सुक हूं लेकिन ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बारे में मेरी उत्सुकता अधिक है। एआई अलारा एक क्षण के लिए चुप खड़ी रही क्योंकि वह बोलना शुरू करने से पहले प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। ग्रिम जाति ने 10,000 साल से भी पहले हमारी दुनिया पर हमला किया था। ये बहुत शक्तिशाली योद्धाओं की जाति है। अगर हमारी दुनिया ने उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डार्क ऊर्जा को भारी रूप से दबा नहीं दिया होता तो हम उनका प्रतिरोध करना तो दूर, उनकी प्रगति को विफल भी नहीं कर पाते। एआई अलारा ने कहा। 10,000 साल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसने हमारी दुनिया पर इतने समय पहले हमला किया होगा। इसे प्राचीन काल कहा जाएगा। हम पहले युद्ध में विलुप्त होने से बमुश्किल बच पाए थे क्योंकि मनुष्य अपनी मूल शक्ति के बमुश्किल 5% ही बचे थे। मैं ये सुनकर सिहर उठा कि युद्ध कितना भयानक रहा होगा। कोई भी युद्ध जो किसी जाति को नष्ट कर सकता है, अविश्वसनीय रूप से क्रूर होगा। अब तक मेरे दिमाग में सबसे खतरनाक चीज एस लेवल राक्षस गिरोह था जो राजधानी जैसे शहरों को नष्ट करने की शक्ति रखता है जहां लाखों राक्षस हमला करते हैं। लेकिन युद्ध के बारे में सुनकर यह एस लेवल गिरोह जो मुझे भयानक लगता है, सिर्फ एक बच्चों का खेल है। ग्रिम जाति दरारों के माध्यम से हमारी दुनिया में प्रवेश कर गई थी। ये दरारें उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक हैं जो ग्रिम जाति के नहीं हैं। उन दरारों के पास जाना बहुत कठिन है और यदि कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी उनके पास जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन दरारों को पाटना लगभग असंभव है। क्योंकि ग्रिम जाति ने उन पर आक्रमण किया था, इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उन दरारों को पाट सके। नहीं, आश्चर्य है कि जिल ने कहा था कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ग्रिम रेस के आक्रमण को नहीं रोक सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। ग्रिम जाति हम मनुष्यों की तरह ही एक मानव जाति है, लेकिन यहीं पर उनके और हमारे बीच समानताएं समाप्त हो जाती हैं। एआई अलारा ने कहा। जितना अधिक मैं सुनता गया, मैं इस ग्रिम जाति के प्रति उतना अधिक उत्साहित और भयभीत होता गया, और हजारों वर्षों तक इस जानकारी को गुप्त रखने की सरकारों की क्षमता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सजाएं इतनी क्रूर नहीं लगती। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यदि ऐसी सूचना जारी कर दी जाए तो दुनिया में किस प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। वे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली जाति हैं और हम 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से उनसे लड़ रहे हैं। freewebnovel.com। हम हर दिन उनसे लड़ते रहते हैं और पहले युद्ध के बाद से हमने उनके साथ कई बड़े युद्ध लड़े हैं। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वह मुझे कोई गोपनीय जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि कोई कहानी सुना रही है। मुझे अपने बचपन की यादें भी याद आ गईं जब मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए हर दिन एक नई कहानी सुनाती थी। अब हम अपनी छोटी बहन के साथ भी ऐसा करते हैं।
सबसे बड़ा युद्ध लगभग 3000 साल पहले लड़ा गया था। यह उस पहले युद्ध से भी बड़ा था जब ग्रिम रेस ने पहली बार आक्रमण किया था। उस समय ग्रिम जाति ने पूरी ताकत से आक्रमण किया था। यदि उस व्यक्ति ने आक्रमण का नेतृत्व नहीं किया होता तो मानव जाति दुनिया से मिट गई होती। अलारा ने गहरी आवाज में कहा। 3000 साल पहले हुआ युद्ध 10,000 साल पहले हुए युद्ध से बड़ा था, और वे इसे एक अकेले व्यक्ति की ताकत से जीतने में सक्षम थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। क्या आप मुझे 3000 साल पहले जो हुआ उसके बारे में और बता सकते हैं? मैंने पूछा, मेरी आवाज अनियंत्रित उत्साह से भरी हुई थी। मुझे खेद है, आपके पास 100 दिन के युद्ध के बारे में जानने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। अलारा ने कहा, जिससे 3000 साल पहले हुए युद्ध के बारे में जानने के लिए मेरी उत्सुकता खत्म हो गई। मैंने सोचा था कि 3/2 स्टार एक्सेस होने से सभी 9 विषयों के बारे में अधिकांश विवरण जानने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन मैं गलत था। लेकिन फिर भी अस्वीकृत होने के बावजूद मुझे अभी भी कुछ न कुछ मिल ही गया। मुझे पता चला कि 3000 साल पहले जो बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे 100 दिन का युद्ध कहा जाता है, कम से कम अब मैं उससे इसके बारे में पूछ सकता हूँ। अगर उसे इसके बारे में कुछ पता होगा तो वह मुझे जरूर बताएगी। जारी रखें, मैंने ये देखकर कहा कि अलारा ने बोलना बंद कर दिया है। पूरे महाद्वीप में 14 ग्रिम युद्ध क्षेत्र हैं और सामान्यतः केवल कैप्टन स्टेज, सुपर एलीट और मेजर स्टेज के सामान्य इवॉल्वर्स को ही इसमें लड़ने का अधिकार है, लेकिन अपवाद उन लोगों के लिए है जिनके पास नियम शक्ति है। अलारा ने कहा। यह मैं जानता था, जिल ने मुझे ये बताया था। उसने कहा कि अगर उनके माता पिता अनुमति दे तो वह और उसका भाई ग्रिम युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ग्रिम युद्ध क्षेत्र अत्यंत खतरनाक है, लेकिन इसमें स्तर बढ़ाने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को अपनी क्षमता तक पहुँचना है और स्तर ऊपर करने का एक छोटा सा मौका है, वे भी ग्रिम युद्ध क्षेत्र में स्तर बढ़ा सकते हैं। यह इतना अद्भुत है। जिल ने कहा था कि हर ग्रिम युद्ध क्षेत्र में केंद्रीय महाद्वीप से पर्यवेक्षक होते हैं और ग्रिम युद्ध क्षेत्र के बाजार में केंद्रीय से कई संसाधन उपलब्ध होते हैं। वहां से कई संसाधन खरीदे जा सकते हैं और ये संसाधन जागृति ग्राउंड में हमें मिले संसाधनों से कहीं बेहतर हैं। मैं ग्रिम युद्ध क्षेत्र में कैसे जा सकता हूं? मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जिसे जानने के लिए मैं कुछ दिनों से उत्सुक था।